बीकेपी नॉलेज सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोशिका के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा रहा हूं। सबसे पहले मुझे यह जानना है कि कोशिका है क्या। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि किसी भी जीव शरीर में पाए जाने वाले संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने घर देखा होगा। घर को बनाने में ईंट, बालू, गारा, सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, नाना प्रकार के चीज़ें लगे होते हैं। लेकिन जब आप दीवार को बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी मटेरियल के रूप में छोटे छोटे हजारों लाखों ईंटें एक साथ मिलकर एक दीवार बनाते हैं और वह दीवार आपस में मिलकर एक घर का निर्माण करता है और इस प्रकार एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। उसी प्रकार जीवधारियों में, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जंतु हो, कोई जानवर हो, एनिमल हो, सब में अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करता है, जिसको टिश्यू कहा जाता है। और वह टिश्यू आपस में संगठित होकर के ऑर्गेन्स का निर्माण करता है और वह ऑर्गेन मिलकर के एक ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम एक साथ मिल करके एक जीव शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार वह जीव अस्तित्व में आता है। हमें यह भी जानना है कि कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका का खोज किया था। उस समय कोशिका के बारे में कोई नहीं जानता था कि कोशिका क्या है, कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, कैसा दिखता है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज कर कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसके बाद लीवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं की कोशिका का खोज किया। तब तक कोशिका विज्ञान थोड़ा पहले से विकसित हो चुका था, लेकिन असल में 1838-39 ईस्वी में जर्मन के दो वनस्पति शास्त्र और जैव वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के कोशिका के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिकीय सिद्धांत के नाम से या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जब कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन इन दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने किया तो कोशिका के विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में, उनका सिस्टमेटिक अध्ययन करने में, उनके अन्य चीज़ों की खोज करने में काफ़ी सहूलियत हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि कोशिका जो है एक बहुत ही जटिल और अत्यंत ही सूक्ष्म इकाई है। अब कोशिका का कार्य क्या होता है, हम यह जानें तो कोशिका जो है, जैसा कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी है। यह किसी भी जीवधारियों के शरीर का संरचना का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट, यह पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। थर्ड, यह ऊर्जा का निर्माण करता है। फोर्थ पॉइंट, यह आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी कार्य हैं, लेकिन सभी कार्यों को इस छोटे से वीडियो में समाहित करना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ,
कोशिका दो प्रकार का होता है। एक यूकैरियोटिक सेल कहलाता है, दूसरा यूकैरियोटिक। कोशिका के बहुत सारे भाग होते हैं, तो हम कुछ मुख्य भागों का वर्णन करते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह सेल के चारों तरफ एक पतला लचीला आवरण बनाता है। यह अर्धपारगम्य होता है, इसे सेमी परमेबल भी कहा जाता है। अर्धपारगम्य इसको इसलिए कहा जाता है कि यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घुलनशील पदार्थों का नियंत्रण करता है और इनके छिद्रों से वही पदार्थ आर पार आ जा सकते हैं जिनके कणों का व्यास इनके छिद्र के व्यास के अनुरूप होता है। इसमें अनेक प्रकार के जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वह इसका नियंत्रण भी करता है। दूसरा साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका द्रव्य अर्धतरल यानी सेमी लिक्विड जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी अन्य छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस कोशिका के भीतर संपन्न होने वाले मेटाबॉलिक कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करने का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतःपद्रवी जालिका के नाम से जाना जाता है। कोशिका के भीतर अनेक प्रकार के बिखरी हुई जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसका एक सिरा जो है केंद्रक के ऊपरी झिल्ली के द्वारा सटा हुआ होता है और दूसरा सिरा जो है कोशिका द्रव्य में तैरता हुआ पाया जाता है। यह एक नलिकाकार रचना होता है। जब इस संरचना के ऊपर राइबोसोम के कण चिपके हुए होते हैं तो उसे अंतःपद्रवी जालिका दानेदार कहा जाता है, और जब इस प्रकार की संरचना पर राइबोसोम के कण चिपके हुए नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें चिकनी अंतःपद्रवी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। यह अनेक प्रकार के कोशिकीय पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का, एंजाइमों का संवहन करता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तीसरा राइबोसोम, यह कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना होता है। यह पूरे साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में बिखरा हुआ होता है। यह दानेदार होता है और यह दो प्रकार का होता है, जिन्हें क्रमशः 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। 70S मतलब 70S और 80S का मतलब 80S, 8080। S क्या है? S इज इक्वल टू राइबोसोमल यूनिट। S को राइबोसोमल इकाई के नाम से जाना जाता है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारियों में पाया जाता है और 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक संरचना वाले जीवों में पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना और आरएनए का संश्लेषण करना। आरएनए का फुल फॉर्म
राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए जो कोशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसका निर्माण करने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है, या इसके अलावा इसे गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है, या इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह संरचना में चपटा और एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में जो है अवस्थित होता है। यह प्रोटीन और लिपिड का परिवहन करता है और यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल मतलब जो पौधों में कोशिका पाया जाता है उसको प्लांट सेल कहते हैं, और जो जंतुओं में कोशिका पाया जाता है उसको एनिमल सेल के नाम से जाना जाता है। और यह प्रायः दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना होता है कोशिका में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक संरचना होता है। यह प्रायः यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली ल्यूमेन में बटा होता है और इसके अंदर वाले संरचने को मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक उंगलीनुमा प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है, जिसे क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। इसका आकार प्रायः वैरी करते रहता है, बदलते रहता है। यह कोशिकीय श्वसन में मुख्य रूप से और सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह ऊर्जा का निर्माण करता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा कोशिकीय श्वसन क्रिया के पश्चात 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग कोई काम को करने में यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह ग्लूकोज को एटीपी अणुओं के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक के नाम से जाना जाता है। यह केंद्रक सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यह कोशिका के बीच में पाया जाता है और यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यह एक गोलाकार घना संरचना के रूप में कोशिका के भीतर अवस्थित रहता है, जो कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी कार्यों का, सभी प्रकार के क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है। इस केंद्रक के ऊपर जो पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, या उसे हिंदी में केंद्रक झिल्ली भी कहा जाता है। यह केंद्रक झिल्ली साइटोप्लाज्म और केंद्रक के बीच एक आवरण या एक लेयर या एक दीवार का कार्य करता है। इसमें बारीक पतला धागेनुमा संरचना होता है। केंद्रक के भीतर एक बारीक महीन धागेनुमा संरचना होता है, जिसे क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। यह जीवों के गुणों का स्थानांतरण करता है और यह जीवधारियों का एक आनुवंशिक इकाई होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी
अनुवांशिक गुणों का परिवहन करता है या उसको कैरी करने का काम करता है। इस केंद्रक के भीतर एक छोटा सा गोलाकार अन्य संरचना होता है जिसे न्यूक्लियोली कहा जाता है। न्यूक्लियोली, हिंदी में इसे केंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करता है। एक अन्य प्रकार की और संरचनाएं इसमें पाई जाती है जिसे लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। यह लाइसोसोम झिल्ली का एक कोशिकांग होता है जो सेल के कचरा के उन्मूलन में और उसके पुनः चक्रण में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करता है। यह पाचन क्रिया में भाग लेता है और यह एंजाइम्स से भरा हुआ होता है। वह एंजाइम्स बैक्टीरिया और वायरस का भक्षण करता है, यानी बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम करता है। कभी कभी यह लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद नष्ट कर देता है ताकि शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़ने पाए। तो जब लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का खुद नष्ट करता है, इस कारण से जो है इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो में आपके काम की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं रोशनी डाला। आशा करता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो मेरा YouTube चैनल @BKP नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।